गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट लास्ट में चल रहा था संकुल यौगिकों के ऊष्मागतिकीय स्थायित्व। संकुल यौगिकों के ऊष्मागतिकीय स्थायित्व हमारा टॉपिक चल रहा था। संकुल यौगिकों के ऊष्मागतिकीय स्थायित्व की व्याख्या हम संकुल यौगिकों की बंध ऊर्जा एवं स्थायित्व स्थिरांक के द्वारा करते हैं। यानी कि बॉन्ड एनर्जी कितनी है, उनका स्टेबिलिटी कांस्टेंट कितना है, उसी के आधार पर जो संकुल यौगिक है उनकी ऊष्मागतिकीय स्थायित्व की व्याख्या हम करते हैं। ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने माना कि हमारे पास में संकुल निर्माण की प्रक्रिया है वो एक अम्ल क्षार प्रक्रिया है। यानी कि हमारे पास में जो कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है उसको उन्होंने माना है कि हमारे पास में एक प्रकार की अम्ल क्षार अभिक्रिया है। यानी कि संकुल यौगिकों में स्थायित्व है, इसमें संकुलन निर्माण की जो प्रक्रिया है, संकुलन निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको अम्ल क्षार प्रक्रिया माना है। कि हमारे पास में जिस प्रकार अम्ल क्षार प्रक्रिया होती है उसी प्रकार लिगेंडों और धातुओं के मध्य रिएक्शन होती है। अतः हम कह सकते हैं हमारे पास में मेटल है, जो हमारे पास में धातु है, उस धातु को हमने क्या माना है, एसिड माना है, अम्ल माना है। अब जो हमारे पास में लिगेंड है, जो हमारे पास में लिगेंड है उसको हमने क्या माना है, बेस माना है, क्षार माना है। उसको क्या माना है, क्षार माना है। यानी हमारे पास में अम्ल और क्षार है। ठीक है। अब हम जानते हैं अम्ल व क्षार के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या होती है, तीव्र होती है। उसी प्रकार मेटल और लिगेंड के मध्य अभिक्रिया जितनी अधिक तीव्र होती है, उसकी जो स्टेबिलिटी है वो उतनी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। उसकी जो स्टेबिलिटी है वो उतनी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं संकुल यौगिकों के स्थायित्व की व्याख्या बंध ऊर्जा और स्थायित्व स्थिरांक के माध्यम से करते हैं। ठीक है। हमारे पास में इसके स्थायित्व की व्याख्या करने के लिए बॉन्ड एनर्जी और स्टेबिलिटी कांस्टेंट है उसको जानना आवश्यक है। ठीक है। फिर बाद में हमने कहा कि संकुल यौगिकों में जो संकुल यौगिकों का निर्माण की प्रक्रिया है या संकुलन की प्रक्रिया है वो अम्ल क्षार के समान है। जिस प्रकार अम्ल क्षार अभिक्रिया होती है उसी के आधार पर हमारे पास में संकुल यौगिकों का निर्माण होता है, जिसमें एक मेटल होता है, एक लिगेंड होता है। मेटल को हमने क्या माना है, एसिड माना है। लिगेंड को हमने क्या माना है, क्षार माना है। अब अम्ल क्षार के मध्य अभिक्रिया जितनी तीव्र होती है उतना ही यदि हमारे पास में क्या होता है, हमारे पास में जो कंपाउंड प्राप्त होता है, यानी हमारे पास में उदासीन लवण प्राप्त होता है, उतना क्या होता है, स्टेबल होता है। उसी प्रकार मेटल और लिगेंड के मध्य रिएक्शन जितनी फास्ट होगी तो हमारे पास में जो संकुल बना है उस संकुल की जो स्टेबिलिटी है वो भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में ये है कि हमारे पास में इनका एक जो संकुल निर्माण की प्रक्रिया है वो देखते हैं कि मेटल के ऊपर, हमारे पास में मेटल है उसके ऊपर पतवार या स्टेप वाइज लिगेंड का संयोजन होता है। यानी संकुलन निर्माण की प्रक्रिया के अंदर संकुलन निर्माण की प्रक्रिया में मेटल पर लिगेंड का पदवार या स्टेप वाइज संयोजन होता है, जिससे हमारे पास में संकुल यौगिक का निर्माण होता है। संकुल यौगिक निर्माण की प्रक्रिया को हम संकुल यौगिक के निर्माण की जो प्रक्रिया है, जैसे हमारे पास में कंपाउंड बन रहा है MLN संकुल यौगिक है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, संकुल यौगिक का। ठीक है। निर्माण धातु M पर
लिगेंड का, और लिगेंड में क्या माना है यहाँ पे, एल माना है, लिगेंड का पदवार या हम कह सकते हैं स्टेप वाइज संयोजन होता है, स्टेप वाइज संयोजन होता है, जिससे हमारे पास में एम एल एन संपूर्ण यौगिक का निर्माण होता है। जैसे हमारे पास में फॉर एग्जांपल एम हमारे पास में स्टेप फर्स्ट में पास में कोई मेटल है, इस मेटल में हमारे पास में कोई लिगेंड है, और फिर हमारे पास में यहाँ पे हमारे पास में केवल हमारे पास में क्या है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, स्थायित्व स्थिरांक है, तो फिर हमारे पास में संकुल क्या बनेगा, एम एल बन जाता है। ठीक है, स्टेप सेकंड में एम एल प्लस एल, फिर हमारे पास में ये हमारे पास में क्या है, K2 है, फिर क्या बनेगा हमारे पास में एम L2 का निर्माण होता है। ये स्टेप हमारे पास में कंटिन्यू चलती रहती है। फिर हमारे पास में स्टेप थर्ड में ML2 प्लस L K3 और ML3 का निर्माण होता है। फिर स्टेप 4 में ML3 है, या इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ML-1L, और तो ये वाला हमारे पास में K4 ले लिया, हम इसको KL भी लिख सकते हैं ML। ये हमारे पास में क्या संपूर्ण यौगिक का निर्माण हो गया है स्टेप वाइज में, संपूर्ण यौगिक। कहने का मतलब ये है कि हमने मेटल लिगेंड को एक अम्ल क्षार अभिक्रिया माना है, जिसमें हमारे पास मेटल के ऊपर क्रमिक रूप से पदवार स्टेप वाइज लिगेंड का संयोजन होता है। पहली कंडीशन में हमारे पास में ये मेटल है, ये हमारे पास में क्या है, धातु है, ये हमारे पास में क्या है, लिगेंड है। ठीक है, लिगेंड और धातु का संयोजन हमारे पास में क्या बन जाएगा, हमारे पास में Ml का निर्माण हो जाएगा। फिर Ml पर फिर कंटिन्यू L का क्या होगा, संयोजन होगा, ML2 बन जाएगा। फिर हमारे पास में ML2L है, ML3 बन जाएगा। फिर हमारे पास में MLn-1 हमारे पास में Ml। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, संपूर्ण यौगिक है। अगर हम इसको हम रिप्रेजेंट करें K1 के रूप में, K1 बराबर क्या होगा, K1 हमारे पास में स्थिरांक है, कांस्टेंट है, दायरे अनुपातिक क्रिया नियम से हमारे पास ऊपर क्या आता है, उत्पाद, और नीचे क्या आता है, अभिकारक। ये हमारे पास में क्या है, उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। ये हमारे पास में K1 का मान है। इसी प्रकार हम K2 का मान भी निकाल सकते हैं, K2 बराबर ML2 की सांद्रता बटे ML की सांद्रता और L की सांद्रता। K3 का मान याद करें, K3 बराबर ML3 बटा ML2 और ये M, और फिर हम Kn की सांद्रता याद करें, Kn की तो हमारे पास में स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, MLn की सांद्रता बटे MLn-1 और n। ठीक है, यानी कि संपूर्ण यौगिकों का जो निर्माण होता है उसके अंदर मेटल के ऊपर लिगेंड का स्टेप वाइज या पदवार क्रम में क्या होता है, संयोजन होता है। ठीक है, और फिर अंत में हमारे पास में क्या बन जाता है, संपूर्ण यौगिक का फॉर्मेशन होता है। जैसे स्टार्टिंग में पास में मेटल, और हमारे पास में मेटल हमारे पास में एक ही होती है, जो केंद्रीय परमाणु है वो एक ही होता है। लिगेंड हमारे पास में सामान्य संख्या 4, 5, 6, 2, उसके आधार पर पास में संपूर्ण यौगिक का निर्माण होता है। लिगेंड दोनों का संयोजन हो गया है। केवल हमारे पास में क्या है, ऊष्मागतिकी स्थायित्व है, और ये भी हमारे पास में कैसे है, उत्क्रमणीय रिएक्शन है। ठीक है, K1, K2, K3 और Kn का मान इस प्रकार निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है यहाँ Q1, K2 ये लिखेंगे,
यहाँ K1, K2, K3 और Kn क्या है? साम्य स्थिरांकों में पदवार या स्टेप वाइज स्थायित्व स्थिरांक होते हैं। यानी कि हमारे पास में K1, K2, K3 और Kn क्या है? साम्य स्थिरांकों में पदवार स्टेप वाइज स्थायित्व कांस्टेंट है या स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ हमारे पास में ml संकुल के निर्माण में या हमारे पास में निर्माण की समग्र या साम्य निम्न प्रकार होता है। इसको मानिए एक हमारे पास में इक्वेशन से बन जाएगी ml संकुल निर्माण की समग्र साम्य स्थिरांक निम्न है। साम्य स्थिरांक निम्न प्रकार प्रदर्शित होता है। निम्न प्रकार प्रदर्शित होता है। और किस प्रकार होता है? सबसे पहले हमारे पास n है, वही रिएक्शन यहाँ पे हम लेंगे, यहाँ पे B1, वहां पे हमारे पास में क्या था? K1 था, और हम क्या लेंगे? B1। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारे पास में n। ठीक है, और हमारे पास में जो B1 है स्टेप फर्स्ट, B1 का हम कैसे निकालेंगे? B1 बराबर m L की सांद्रता बटे L की सांद्रता और ये लिगेंड की सांद्रता। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे? m L तो हमारे पास में ml है, या हमारे पास में ऐसे लिख सकते हैं m प्लस 2l और V2 क्या बन जाएगा हमारे पास में? n L2 बन जाएगा और V2 बराबर m L2 बटे m और L की पावर स्क्वायर। स्टेप थर्ड पे लेंगे m प्लस 3m V3 m L3 और V3 बराबर m L3 m और L3। इसी प्रकार हम ले लेंगे m L3 स्टेप फोर n प्लस n L Vn बराबर, और फिर हमारे पास में m Ln और Vn बराबर m L की सांद्रता m L की पावर n। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पे V1 V2 क्या है? समग्र विचलन स्थिरांक या समग्र स्थायित्व स्थिरांक। यहाँ V1 V2 V3 Vn समग्र विचलन स्थिरांक, समग्र विचलन स्थिरांक या समग्र स्थायित्व स्थिरांक। ठीक है, और नेक्स्ट है समग्र
विरचन स्थिरांक तथा पदवार स्थायित्व स्थिरांक समान होते हैं, अतः हम लिख सकते हैं b बराबर हमारे पास में k1 बराबर b1। k1 हमारे पास में क्या है, पदवार स्थायित्व स्थिरांक है, तथा b1 हमारे पास में क्या है, समग्र विरचन स्थिरांक है। उन दोनों का मान क्या होता है, समान होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे k1 k2 बराबर क्या होगा, k1 और k2 है। k1 का मान हमारे पास में क्या है, इससे लेंगे k1 का मान ml बटा n और l की सांद्रता इनटू ml2 ml और l की सांद्रता बराबर पास में v2 का मान क्या है हमारे पास में, जो v2 है ml2 बटे ml2। ठीक है, यानी कि हमारे पास में k1 k2 है इक्वल v2 यानी हमारे पास में ये k1 का मान, ये k2 का मान, ये हमारे पास v2 का मान क्या है, इक्वल है। ठीक है, इसी प्रकार हमारे पास में k1 k2 k3 ले हम k1 गुणा k2 गुणा k3 तो किसके बराबर होगा ये, k1 का मान क्या है हमारे पास में n की सांद्रता l की सांद्रता n l2 और n l इंटू जो k3 का मान है वो होगा n l3 n l2 और ये l बराबर हमारे पास में v3 का मान क्या है, n l3 और n l की पावर 2 बराबर v3। ठीक है, यानी कि हमारे पास में k1 k2 k3 है वो किसके इक्वल है, हमारे पास में v3 के इक्वल है। अब bn बराबर क्या होगा, bn बराबर k1 k2 k3 और kn। ठीक है, लॉग लेने पर इसका हम लॉग लेंगे, लॉग लेने पर log bn log k1 log k2 log k3 log kn। ठीक है, अब दोनों पास में एक इक्वेशन है, सभी में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस log bn माइनस log k1 माइनस log k2 माइनस log k3 माइनस log bn। एक बार पास में समीकरण होता है माइनस log h बराबर ph, माइनस log h बराबर ph। तो हमारे पास में इसको हम लिख सकते हैं p की पावर bn p की पावर k1 और प्लस p की पावर k2 p की पावर k3 और p की पावर k है। ठीक है, ये हमारे पास में इस प्रकार स्पष्ट है कि संपूर्ण विभव का स्थायित्व k1 k2 k3
आदि का मान बढ़ने पर यह बढ़ता जाता है, क्योंकि Pk1 Pk2 Pk3 का आदि का मान बढ़ने पर घटता है। अगर हमारे पास में इनका मान बढ़ेगा, हमारे पास में तो K1 K2 K3 का मान बढ़ेगा, तो इस टाइप का हमारे पास में क्या होगा, इंक्रीज होगा। और Pk1 Pk2 और Pk3 Pkn का मान इंक्रीज होगा, इस टाइप का क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, इसको हम दोबारा समझे कंप्लीट हो। संकुल यौगिकों के ऊष्मागतिकीय स्थायित्व की व्याख्या हम संकुल यौगिकों की भंग ऊर्जा और हमारे पास में इनका स्थायित्व स्थिरांक है उसके माध्यम से करते हैं। ठीक है, संकुल यौगिकों के स्थायित्व स्थिरांक के अनुसार संकुलन की जो प्रक्रिया है वो अम्ल क्षार प्रक्रिया के समान है, यानी इस प्रकार अम्ल क्षार अभिक्रिया होती है उसी के अनुरूप हमने धातु और लिगेंड की अभिक्रिया को माना है। ठीक है, ये जितनी होगी संकुल की जो स्टेबिलिटी है वो उतनी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। फिर आगे हमारे पास में एनएल संकुल यौगिकों का धातु मेटल पर लिगेंड का स्टेप वाइज क्या होता है, संयोजन होता है, जिससे हमारे पास में संकुलन का निर्माण होता है। फिर हमने हमारे पास में K1 का मान निकाला था, K1 K2 K3 का मान निकाला है, उसी के अनुरूप हमने क्या निकाला है, समग्र साम्य स्थिरांक। एक होता है समग्र साम्य स्थिरांक होता है, एक हमारे पास में होता है ऊष्मागतिकीय स्थायित्व स्थिरांक, ऊष्मागतिकीय स्थायित्व स्थिरांक। ठीक है, या कह सकते हैं समग्र या पदवार स्थायित्व स्थिरांक कह दो। ठीक है, जिसको हम लिखते हैं K1 K2 K3 के द्वारा, और समग्र साम्य स्थिरांक कह दो या विल्सन वाला है उसको हम लिखते हैं B1 B2 B3 के द्वारा। अब देखो सबसे पहले पास में Ml ये मेटल है, ये लिगेंड है, यहाँ पे B1 क्या है, B1 हमारे पास में है समग्र विल्सन स्थिरांक। इस रिएक्शन के लिए समग्र विल्सन स्थिरांक है, इन दोनों का योग क्या होगा, Ml हो गया। ठीक है, B1 का मान निकालेंगे, ये हमारे पास में उत्पाद है, ये हमारे पास में क्या है, अभिकारक है, उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता, L की सांद्रता L की सांद्रता। नेक्स्ट हमारे पास में हमने क्या लिया, M + 2N, M + M ले रहे हैं, 2 L ले रहे हैं, तो हमारे पास में क्या जाएगा ML2। फिर हमारे पास में B2 बराबर, ये हमारे पास में ML2 हो गया उत्पाद की सांद्रता, और यहाँ हमारे पास में M, ये हमारे पास में 2L है, L की पावर Q, L की पावर स्क्वायर। ठीक है, फिर हमारे पास में स्टेप थर्ड में M + 3L, M + 3L, तो B3 बराबर ML3 हो गया, तो B3 बराबर ML3 ML3 हो गया। ठीक है, स्टेप 4 में हमारे पास में M NL लेंगे, M NN बन जाएगा, और फिर Bn बराबर MLN ML की पावर n हो जाएगा। फिर हमारे पास में B1 B2 B3 क्या है, B1 B2 B3 Bn क्या है, समग्र विल्सन स्थिरांक कह दो या समग्र स्थायित्व स्थिरांक कह देते हैं। समग्र विल्सन स्थिरांक और पदवार स्थायित्व स्थिरांक क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं। दोनों निकल किया K1 बराबर B1, K1 बराबर B1 करेंगे तो K1 गुणा K2, K1 का मान K2 का मान, ये किसके बराबर है हमारे पास में, B2 के इक्वल कर देंगे हमारे पास में, B2 के इक्वल है हमारे पास में। यहाँ पे हम जो B1 का मान लेंगे तो हमारे पास में क्या जाएगा, B2 का इक्वल हो जाएगा। फिर हमारे पास इसी प्रकार K1 K2 देख लेंगे, ये किसके इक्वल है, B3 के इक्वल है। ठीक है, अब हमारे पास में Bn बराबर, Bn किसके बराबर होगा, K1 + K2 + K3 और Kn के क्या जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, लॉग लेंगे सभी, तो log Bn log K1 + log K2 log K3 log Kn। ठीक है, सबका माइनस लेंगे, -log Bn -log K1 -log K2 -log K3 -log Bn। ठीक है, अब हम जानते हैं log h बराबर क्या होता है, pH। इसको हम pH के फॉर्म में लिखेंगे तो p की पावर Bn, p की पावर K1, p की पावर K2, p की पावर K3 और p की पावर Kn। अगर हमारे पास में इसके अंदर K1 K2 K3 का मान बढ़ता है,
K1 K2 K3 का मान बढ़ता है। K1 K2 हमारे पास में क्या है, K1 K2 हमारे पास में क्या है, पदवार स्थायित्व स्थिरांक का मान बढ़ता है, तो उसका स्थायित्व क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इस संकुलन निर्माण की प्रक्रिया में K1 K2 K3 Kn का मान बढ़ता है या पदवार स्थायित्व स्थिरांक का मान बढ़ता है, तो हमारे पास में स्थायित्व में क्या होगी, वृद्धि होगी। लेकिन अगर हमारे पास में रिएक्शन में P की पावर K1, P की पावर K2, P की पावर K3, P की पावर Kn का मान बढ़ता है, उस स्थिति के अंदर संकुल यौगिकों के ऊष्मा गति की स्थायित्व है उसमें क्या होगी, कमी होगी। उसमें क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, आज का वीडियो क्या था, संकुल यौगिकों के ऊष्मा गति की स्थायित्व की व्याख्या। संकुल यौगिकों के ऊष्मा गति की स्थायित्व की व्याख्या हमने कर दी है। ठीक है, इसको मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में संकुल यौगिकों का जो स्थायित्व है, संकुल यौगिकों का स्थायित्व है वो दो चीज़ों पे निर्भर करता है। पहला हमारे पास में क्या है, बंध ऊर्जा, और दूसरा हमारे पास में क्या है, स्थायित्व स्थिरांक है। स्थायित्व स्थिरांक हमारे पास में दो प्रकार का मिलेंगे, K1 और B1 के, वो हम बाद में आगे ले लेंगे। ठीक है, फिर आगे माना है कि हमारे पास में संकुल यौगिकों का जो स्थायित्व है, संकुल यौगिकों का जो स्थायित्व है वो संकुलन निर्माण की प्रक्रिया पे डिपेंड करता है, और संकुल निर्माण की जो प्रक्रिया है वो अम्ल क्षार प्रक्रिया के समान है। जिस प्रकार अम्ल क्षार प्रक्रिया जितनी तीव्र वेग से होती है, हमारे पास में बनने वाला प्रोडक्ट उतना ही क्या होता है, स्टेबल होता है। उसी प्रकार हमारे पास में जो हमारे पास जो मेटल है उसको हमने क्या है, अम्ल है, वो अम्ल की बाती है। जो हमारे पास में क्षार है वो लिगेंड की बाती है। इन दोनों के मध्य रिएक्शन जितनी तीव्र होगी उस संकुल यौगिक का स्टेबिलिटी है या संकुल यौगिक का स्थायित्व है उतना ही क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, फिर आगे हमारे पास में संकुल यौगिकों के स्थायित्व को समझाने के लिए हमने एक हमारे पास में धातु और लिगेंड है, उनके ऊपर हमने धातु के ऊपर लिगेंड का स्टेप वाइज या पदवार संयोजन करते हैं। मेटल लेते हैं, लिगेंड जोड़ेंगे, फिर हम उस हमारे पास मेटल लिगेंड है, फिर हम लिगेंड जोड़ेंगे, लगातार कंटिन्यूस पे लिगेंड जोड़ेंगे, तो फिर हमारे पास में MLN एक संकुल का निर्माण होता है। ठीक है, अब हमारे पास में ML संकुल का निर्माण होगा तो वहाँ पे हमारे पास में साम्य स्थिरांक अवस्था में पास में K1 K2 K3 और Kn का मान भी होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टेप वाइज या पदवार स्थायित्व स्थिरांक कहते हैं, K1 K2 K3 और Kn। उसी के अनुरूप हमने एक और यहाँ पे कांस्टेंट लिया है जिसको हम समग्र विचलन स्थिरांक कहते हैं। समग्र विचलन स्थिरांक कहते हैं B1 B2 B3 और Bn। ठीक है, उसका मान हमने इसके अनुसार निकाल लिया है। ठीक है, वो किसके बराबर होता है, हमने जो K1 और B1 लिया है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, इक्वल होंगे तो हमारे पास में क्या होगा, उसका मान ले लेंगे, उसको लॉग के फॉर्म में लेंगे, लॉग के फॉर्म में लेके उसमें क्या लेंगे, उसको सभी में माइनस ले लेंगे, और फिर हम उसको इस फॉर्मूले के रूप लेंगे। लॉग वाला फॉर्मूला है, इसको पीएच में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। पीएच की वैल्यू में कन्वर्ट करने के बाद में अगर K1 K2 K3 का मान बढ़ता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में, यानी संकुल यौगिक के निर्माण की प्रक्रिया में K1 K2 K3 का मान बढ़ता है, उस कंडीशन के अंदर संकुल यौगिकों के स्थायित्व में क्या होगी, वृद्धि होगी। तथा अगर हमारे पास में लॉग फॉर्म में Pk1 P की पावर K2 P की पावर K3 P की पावर Kn है, उसमें वृद्धि होगी, तो वहाँ पे संकुल यौगिक का जो स्थायित्व है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।